ईट इंडिया के सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों, अभी हम गोरेगांव में रश्मि उपाध्याय जी के ऑफिस में आए हुए हैं। एक साईं लीला फाउंडेशन चलाती है और महिला होने के नाते वो राजनीति में बहुत ही अपना वर्चस्व रखती हैं और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा महिला के गोरेगांव के अध्यक्ष भी हैं। तो हम आज इनसे जानते हैं कि इतने सारे काम कैसे कर पाती हैं और कैसे संभव है कि राजनीति में जो एक महिला का भागीदारी है किस तरह से है। मैम, किस तरह से आप इतने सारे चीज़ें आप कर पाती हैं? नमस्ते। सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करूंगी कि आपने समय निकाला और आप आए और इन सब प्रश्नों के उत्तर मुझसे लेना चाह रहे हैं। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं या उससे हम पार कैसे पाते हैं। मेरी टीम है, बिना टीम के तो कोई भी काम पॉसिबल नहीं है। और मेजरली हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम अपने जो पंत प्रधान हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा चलाई जा रही जितनी भी जन कल्याण की योजनाएं हैं वही हम आखिरी जनमानस तक पहुंचा रहे हैं। तो गवर्नमेंट का भी उसमें बाय डिफ़ॉल्ट नाम आ ही रहा है। काम हम वही कर रहे हैं जो मोदी जी की योजनाएं आखिरी यूज़र तक पहुंचाना। और साईं लीला फाउंडेशन मेरी संस्था है। संस्था के माध्यम से इन्हीं योजनाओं को हम आगे तक लेकर जाने का काम कर रहे हैं। महिला बचत गट वगैरह चलाते हैं। बच्चों के लिए हमने एक यशस्वी गोरेगांव करके एक ड्राइव रन किया हुआ है जिसमें हम लोग अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ाई करना ज़रूरी है उसके लिए प्रेरित भी करते हैं। क्लासेस भी मेरी चलती हैं, फ़ीस वगैरह हम ना के बराबर ही लेते हैं। उसके अलावा खेलो गोरेगांव करके एक अलग ड्राइव चलाई हुई है जिसमें खेल कूद को प्रमोट करना। अभी अब जो सैटरडे संडे आ रहा है उसमें हमारा इनफैक्ट एक क्रिकेट टूर्नामेंट भी आ रहा है। उसमें लड़कों की टीम तो है, लेडीज़ की भी टीम है, सुनो उसमें ट्रांसजेंडर की भी टीम है। तो मतलब बेसिकली नमो देवा, मतलब अपने देवा भाऊ और नरेंद्र मोदी जी इनके पद चिन्हों पर चलना है। दिमाग को यूज़ करना नहीं है, उनको कॉपी करना है कि समाज का कोई भी वर्ग छूटना नहीं चाहिए हमारे हाथ से। तो सबका किस तरीके से विकास किया जा सके, जो भी कुछ थोड़ा बहुत हमारे से हो पाता है वो हम करते हैं। एक ज्ञानी आदमी के साथ बैठ के बहुत सारे सिर्फ ज्ञान ही मिल सकता है और मुझे सौभाग्य है कि आप जैसे ज्ञानी आदमी के साथ मैं आज इंटरव्यू करने का मौका मिला। मैडम, मैं ये जानने के लिए आज आया हूँ कि आज इतने सारे चीज़ें जो कर पाते हैं, एक महिला होने के नाते बहुत सारी चीज़ें कठिनाइयाँ भी होती है। एक पॉलिटिक्स में भी हो, चाहे आप ABP से भी जुड़े हुए रही हैं, मैंने आपको प्रोफाइल चेक किया था। हाँ, तो वहाँ से भी अब वहाँ से भी हैं। तो ये सब चीज़ें करते करते आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि यार ये बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं? क्योंकि मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि आप हर दिन कुछ ना कुछ पोस्ट आता है आपका, फेसबुक पे हो चाहे न्यूज़ में हो, हर दिन देखने को मिल। तो मेरा भी जिज्ञासा बढ़ा कि आपसे बात करूँ और आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जानूं ताकि लोग को ये दिनचर्या भी और ये सब प्रेरणादायक चीज़ें भी मालूम पड़े। तो सबसे पहले मैं आपको सुबह से शुरू करते हैं कि आप कैसे ये सब चीज़ें शुरू करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? मेरी सुबह से शुरू करेंगे तो मेरी सुबह उठते के साथ तो मुझे चाहिए चाय, जिसमें मैं पूरा एक 45 मिनट वेस्ट करती हूँ चाय बनाने से लेकर पीने तक। वो मतलब वो मेरा मी टाइम है, सुकून से चाय पीना मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद योगा करना, सूर्य नमस्कार उसमें मेरा फेवरेट है। ठीक है, फिर अपना नाश्ता वगैरह बनाओ, रेडी हो जाओ ऑफिस के लिए। ऑफिस 10 से फिर आगे घर जाने का टाइम नहीं है, कभी 11 साढ़े 11, लेट टू लेट मुझे याद है कि 3:30 बजे भी मैं घर पे गई हूँ। मतलब सुबह 10 बजे आके 3:30 बजे तक वापस घर पे पहुँची हूँ मैं। तो और परिवार और पर्सनल लाइफ ना, यही मेरी पर्सनल लाइफ है। ऑफिस और मेरे लोग, हाँ मेरे लोग और ऑफिस। अब राजनीति में भी है नहीं, मैं करता राजनीति और समाज सेविका में आप यही फील्ड क्यों चुना? रुको ना, वैसा नहीं सुना, वैसा चुना कुछ नहीं है कि राजनीति को मैंने चुना या राजनीति ने मुझे चुना या समाज सेवा। समाज सेवा और राजनीति मुझे एक दूसरे के पूरक लगते हैं, मेरे लिए पूरक हैं। रीज़न कि जब हम समाज सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा का मतलब है कि लोगों की मदद करना। राजनीति में तुम क्या कर रहे हो कि इस तरीके की नीतियां बनाई जा रही हैं
जिस पे हम समाज को लाभ पहुंचा सके। मेरे लिए तो ये चीज़ है। तो मेरे लिए राजनीति और समाज सेवा ना कुछ अलग करना, और मतलब डेफिनेशन भी अलग नहीं है मेरे लिए। तो राजनीति, भारतीय जनता पार्टी, उसके पहले मेरा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, तो ये तो परिवार है ना। परिवार में वो पॉलिटिक्स और अलग से कुछ विचारधारा नहीं आती है। बचपन से हमने एक बोलते हैं ना, वो फैमिली के ही गुण हैं कि हमेशा मेरे पिताजी हमेशा बोलते नेकी कर दरिया में डाल, करते जाओ बस। अच्छा, नेकी कर दरिया में डाल। आप तो हर दिन नेकी करते हैं, हर दिन अपना पैसा लगा के खर्चे ये सब चीज़ें करते हैं, लेकिन आप ये सब के लिए फंडिंग कहाँ से लाती है, सब कैसे करती हैं? भगवान जी है ना, वो करते करवाने वाला तो वही है। बाकी हाँ, मेरा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, कुछ हम इवेंट्स वगैरह भी करते हैं, जिम्मेदारी वगैरह कुछ है नहीं, तो जो आता है वो ठीक है, चला जाता है। अच्छा, समाज में ना एक भेदभाव भी होता है और राजनीति में भी, और बहुत सारा कंपटीशन भी होता है कि यार वो हमसे आगे निकल गया, और इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं आप? नहीं ध्यान देती हूँ, कसम से नहीं। मुझे वाकई में नहीं पता है कि ऐसा भी कुछ है। हाँ, यहाँ गोरेगांव में, जहाँ तक गोरेगांव की गोरेगांव की बात करती हूँ, यहाँ पे अपनी माननीय आमदार श्रीमती विद्या जयप्रकाश ठाकुर जी हैं, जो 92 से कंटिन्यूसली जीतते आ रही हैं। क्योंकि मेरी फैमिली दिल्ली में रहती है, तो यहाँ मुझे ठाकुर फैमिली से घर वाली फील है। दीपक सर को मैं पिछले 3 या 4 साल से तो राखी बांध रही हूँ, तो फैमिली के नाम पर वो लोग ही हैं। तो वो जो राजनीति भी नहीं, मैडम भी आपको मालूम है कितने सरल और एकदम शांत स्वभाव की हैं। तो आगे खुद को कभी आप इलेक्शन लड़ने के बारे में भी सोचते हैं क्या? मैं क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, तो हमारे यहाँ कार्यकर्ता नहीं सोचता है, जो सोचना है वो पार्टी सोचेगी। तो जब जो चीज़ मुझे सोचनी ही नहीं है, उस पर मैं मेरा दिमाग क्यों मीन्स चलाऊँ। और अभी भी जैसे सर्वे वगैरह में नाम आ जाता, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है कि इलेक्शन टिकट ना, वो पार्टी का काम है। पार्टी सोचेगी, वरिष्ठ जन सोचेंगे, मैडम सोचेगी, उसमें मैं क्यों मेरे दिमाग चलाऊं फिजूल में। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जैसे मोदी जी का भी नारा है और आपका भी सेम ही नारा है, तो आप इस तरह की चीज़ों को करने जाते हैं, तो अब किस किस तरह की चीज़ें आपको सामने देखने को मिलता है जब इस तरह की योजनाएं लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं? मैं आपको बहुत स्पष्ट बताती हूँ इस चीज़ में। पता है, अगर हम चाहते हैं कि हमको करना है, कुछ करना चाहते हैं, तो हम कर सकते हैं। मेरे जैसा चिल्लर अगर कर सकता है ना, तो समाज का कोई भी वर्ग समाज के लिए कुछ भी कर सकता है, मैं ऐसे मानती हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो अपना गवर्नमेंट की टैगलाइन है और बहुत प्रेरणादायक है। उससे प्रेरणा लेते हुए हमारा एवरी ईयर हम नंबर डिसाइड करते हैं कि हाँ, इतनी लड़कियों की शिक्षा हमको स्पॉन्सर करनी है, और वो बस ऊपर वाले का फिर हाथ ऊपर वाले ने पकड़ा हुआ है कि कहाँ से कैसे क्या मैनेज होता है ना, बराबर मैनेज हो जाता है। और वो हमारा एवरी ईयर का एजेंडा है कि भाई पूरे साल की फीस या फिर पूरे साल का जो भी एकेडमिक मटेरियल है वो सारा कुछ देना करना, वो हम हमारे एंड से करें। आपका नेटवर्किंग के बारे में जानते हैं कि आप जो समाज सेवा जो करते हैं, इस पर नेटवर्किंग को किस तरह से आप प्लान किए हुए हैं? क्योंकि आपके हर एक प्रोग्राम में मैंने देखा कि 100-200 लोग तो आराम से आ ही जाते हैं, और उस तरह से जैसे भी कोई भी जैसे सेवाएं हो, चाहे महिला के भी आपको अच्छा खासा ग्रुप बना के रखें। तो नेटवर्किंग के बारे में बताइए, कैसे बनाया और कैसे है प्लानिंग और क्या कर रहे हैं आप? अभी आप प्रोफेशनल जा रहे हो, मैं इमोशनल हूँ, बहुत क्लियर बोलती हूँ। मैंने सोच के कुछ नहीं किया है कि हाँ मैं ऐसे करूँ तो ऐसा हो जाएगा। मेरे लोगों से प्यार और लोगों का मेरे से प्यार, ये वाइसी वर्सा है। तो मैं बोलती हूँ, कोविड के टाइम पे मैं भी यहाँ फंस गई, घर नहीं जा पाई, तभी घर नहीं जा पाई, ऑफिस बंद, तो फिर मैं आगे क्या करूँ। तो जितना हमें फंडिंग आ रहा था, 1 रुपया आया तो 1 रुपया खर्चा, 10 रुपया आया 10 रुपया खर्चा, मीन्स एक एग्जाम्पल बोल रही हूँ, एज इट इज़ गया। और मैं भी पूरा टाइम लोगों के बीच में ही रही हूँ। फिर जितना ज़्यादा हो सका उतना ज़्यादा किया, वही लोगों का प्यार अभी वापस से उमड़ रहा है। तो 100-200 मीन्स वो परिवार हो गया है पूरा। 100-200 कम बोल रहे हो, मैं बोलती हूँ साल के 365 दिन, तीनों टाइम का खाना अगर मैं मेरे घर पे नहीं भी बनाऊँ ना, मुझे इतना मालूम है कि मैं पूरे साल भर किसी के घर पे जाके खाना
खा सकती हूँ या यहाँ आ जाए। इतना ज़्यादा प्यार है उसमें, थोड़ा भी प्रोफेशनल नहीं है। अच्छा, लॉकडाउन का अनुभव कैसा रहा आपका? लॉकडाउन में आपने आपका हर एक दिन मैंने पोस्ट देखा है, कुछ न कुछ पोस्ट आया है, आप मास्क लगाते थे और चौल में रोडों पे खाना बांटी है, तो उसको अनुभव कैसा रहा? अगर आपको डर नहीं लगा कि अरे सब तो मर रहे हैं लोग अस्पतालों में और फिर हम जाएंगे कहीं हमारा भी नंबर आ गया तो? ये चीज़ मैं ना सीरियसली बोलती हूँ, भगवान कसम 1% का भी मुझे कभी भी डर नहीं लगा। डर नहीं था वहाँ पर, है ना, तकलीफ़ हो रही थी किसी की तकलीफ़ से अपने को तकलीफ़ होना, वो ऐसे वाला मोमेंट्स थे। खाना जब हम शुरू में पहुँचाने जाते थे ना, लोगों को भरोसा नहीं होता था कि शाम के टाइम पे भी आओगे क्या खाना खाने। लोग पकड़कर रोने लग जाते थे ऐसे। और मैं तो जाती भी, जैसे अपना ये लेबर कैंप्स हो गए, आगे वो रहेजा का हो गया, इस तरफ अंधेरी साइड में हो गया, हमारा जो उस टाइम पे हम लोग दहीसर से लेके बांद्रा तक जहाँ जो मिलता था, जैसे मिलते थे, हम 100 मदद करने की ट्राई करते थे। मैं वापस बोलती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ भगवान जी ने हाथ पकड़ा है, नहीं तो अकेले इंसान के बस की नहीं कुछ भी करना। 93 शायद 93 नंबर्स मुझे याद हैं जिनको हमने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है, और भगवान की दया से ना सारे के सारे बच गए हैं। आप एक महिला हैं और महिला होने के नाते ही जो महिलाओं के साथ भी कुछ भेदभाव अभी भी हो रहे हैं, तो आप इसमें किस तरह के बदलाव देखना चाहते हैं? पर्सनल तौर पे ना मुझे ऐसा लगता है, जैसे मेरी फैमिली, मतलब मेरे मम्मी पापा हैं, तो मैं क्योंकि खुद भी अकेले ही रह रही हूँ, पर मेरे पेरेंट्स को मेरे पे भरोसा है, इसलिए मैं इतनी सारी चीज़ें कर पा रही हूँ। तो घर से वो चीज़ें शुरू होनी चाहिए। हाँ, कहीं कहीं पर है कि लड़कियों को अभी भी दबाने की कोशिश करी जाती है, पर वो बहुत ज़्यादा जो पिछड़े हुए एरिया हैं वहाँ पर होता है। शहरों में तो नहीं ऐसा कुछ देखने के लिए मिलता है। हाँ, कई बार कुछ केसेस बाई चांस अगर हमारे पास एज एन NGO भी आते हैं तो फिर हम लोग उसको हैंडल करते हैं। पेरेंट्स की और बच्चों की साइकोलॉजिकल काउंसलिंग वगैरह करके बार सेशंस लेकर सामंजस्य बिठाना, क्योंकि अगर लड़की होशियार है तो यार फिर उसको पंख खोलने की थोड़ी हिम्मत तो दो एज अ पेरेंट। तो पेरेंट्स ने अगर शुरू कर दिया तो फिर अगला परिवार भी फिर वैसा ही मिलता है। और शादी की जल्दी करो मत, पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाने दो, शादी का क्या होती रहेगी। तो आप रश्मि उपाध्याय जी से हम बातचीत कर रहे थे और उनके बारे में जाना। हम बहुत सारे वीडियो इनके निरंतर इंटरव्यू लेते रहेंगे और हम इनके बारे में जानेंगे, इनके अलग अलग विषयों पे हम जानने की कोशिश करते रहेंगे। तो ऐसे ही मिलते रहेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय।